अमेज़न से आने के 1 दिन पहले जाके पूरा कॉलेज में फाइट करा था कि मुझे बैठना है एंड एट लास्ट उन लोगों ने मुझे अलाउ किया। कुछ पास में मेरे अचीवमेंट्स थे कॉलेज के अंदर कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स को लेके। तो फ्रॉम देयर माय जर्नी ऑफ क्यूए स्टार्टेड। Hi guys, this is Shayan Gill and welcome to my YouTube channel. So currently I'm working as a software engineer at Techion and आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वो none other than पर पटनी है एंड वो अभी Amazon US में काम कर रहे हैं और वो उनका जो रोल है वो क्वालिटी अश्योरेंस है। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय पर्व, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया श्रेयांश, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आप थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए कि आप कहाँ से हो, कैसे ज्वाइन किया Amazon, थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए। तो हाय गाइस, मेरा नाम पर्व है जो कि श्रेयांश ने पहले ही बता दिया है। तो मैं श्रेयांश के ही कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, SRM यूनिवर्सिटी। मैं 2019 का पास आउट हूँ और मेरा Amazon में कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया था। मेरा पहला इंटर्नशिप लगा एंड देन उसके बाद से फुल टाइम ऑफर और तब से मैं अभी तक Amazon में ही हूँ। यही मेरी जर्नी है अभी तक। तो आप ये बता दीजिए कि Amazon में आपको QA रोल कैसे ऑफर हुआ? आप थोड़ा Amazon का प्रोसेस बता दीजिए, ये Amazon कैसे आपको मिला? तो मतलब कॉलेज में हमारे Amazon आई थी और उस टाइम पे ज्यादा डिटेल्स में मतलब मेरे को कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा Amazon में हो सकता है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आई थिंक Amazon आई थी और बस Amazon नाम आया था कि किस रोल के लिए आ रही है, क्या आया है, कुछ आइडिया नहीं था। जो स्क्रीनिंग करी थी उनमें मेरा जो 12th का स्कोर था वो 0.2 कम था उनकी स्क्रीनिंग फैक्टर से, जो हमारे कॉलेज में बिकॉज इतने बल्क में लोग थे उसको करने के लिए। Amazon से आने के 1 दिन पहले जाके पूरा कॉलेज में फाइट करा था कि मुझे बैठना है एंड एट लास्ट उन लोगों ने मुझे अलाउ किया। कुछ पास में मेरे अचीवमेंट्स थे कॉलेज के अंदर कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स को लेके। तो फिर फाइनली मुझे बैठने मिला Amazon में एंड लाइक 1 दिन पहले मैं पूरा रात भर सबसे जूझ रहा था एंड नेक्स्ट डे इट वाज Amazon। तो प्रोसेस तो सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड था एक्चुअली। SRM में प्रोसेस कॉमन था, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के लिए नहीं आई थी। उन लोगों ने इंटर्नशिप में सपोर्ट इंजीनियर जो कि एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए लिया जाता है और QA, इन दो रोल के लिए लिया था। एक कोडिंग टेस्ट हुआ था ऑनलाइन एंड देन देयर वर 2 इंटरव्यूज व्हिच वर रिलेटेड टू द कोडिंग एंड जनरल DAS, एल्गो, कंप्यूटर नेटवर्क लाइक नेटवर्क्स, डेटाबेस, वही सारी चीजों को लेके जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। और फिर उसके बेसिस पे इंटर्नशिप लग गई थी। तो इंटर्नशिप में मेरा QA रोल आया था, कई लोगों का सपोर्ट इंजीनियर आया था और कुछ का QA था। तो दैट वाज लाइक फिल्टरिंग रैंडमली। फ्रॉम देयर माय जर्नी ऑफ QA स्टार्टेड। मैंने कभी सोचा नहीं था। आई एम ग्लैड आई केम इनटू इट। ओके, जैसे आपने बताया कि आप QA इंजीनियर हो, तो आप ये बता दीजिए कि लाइफ ऑफ QA इंजीनियर और लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या डिफरेंस है? तो जैसे QA इंजीनियर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तो सबको पता ही है कि हम क्या करते हैं। तो उससे थोड़ा आप बता दीजिए कि ये डिफरेंस क्या होता है रोल में। तो डिफरेंस तो सिंपल है, ये दोनों रोल काफी पैरेलल है एक दूसरे के। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो उसी के पैरेलल QA हमेशा चलता है। डिफरेंस यही है कि QA की एक ओनरशिप रहती है कि उसको क्वालिटी का पूरा इंश्योर करना है कि कस्टमर्स के लिए लाइक द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, कोई भी तरीके से लूपहोल्स पॉसिबल नहीं है। और वही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको जो रिक्वायरमेंट दी जाए उसको वो स्क्रैच से बिल्ड करके जैसा भी मैप करना है वो कर रहा है। हम लोगों का मेन काम यही है कि लाइक फ्रॉम कोड लेवल टू द फाइनल लेवल जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एकदम ऑप्टिमल हो कस्टमर्स के लिए। तो उसके लिए जैसी भी उठपटक करनी है करना पड़ेगी, क्वालिटी शुड बी टॉप मोस्ट। तो जैसे आपने बोला कि QA में क्वालिटी ऑफ ओनरशिप होता है एंड SD में जैसे होता है हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं एंड हमें जो टेस्ट केस मिलता है हम उस पर देखते हैं, नया कोड वोड लिखते हैं फीचर डिजाइन करने के लिए। तो ये डिफरेंस हो जाता है QA और SD में। जैसे पर QA2 है तो ये QA बने पहले, फिर QA2 बने सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये बताओगे कि QA2 से फिर आगे क्या जर्नी खुल जाती है? अगर कोई QA2 है एंड वो सोच रहा है कि फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताओगे? तो श्रेयांश, इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव टू Amazon, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर है। स्पेशली लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर डोमेन में तो काफी सारी चीजें सिमिलर चलती है, बट QA एक ऐसा डोमेन है जो हर कंपनी अपने हिसाब से चलती है। Amazon जो है वो अपने आप को कस्टमर लाइक अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बोलती है, तो उनके लिए QA इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। हम लोगों पे यहाँ पे काफी सारे पाथ होते हैं, लाइक सम ऑफ द नोन पाथ्स जिसके लिए पास्ट काफी सारे एग्जांपल्स है, मैं उनके बारे में बताता हूँ। उसके अलावा Amazon हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू ट्राई समथिंग न्यू। तो जैसे सबसे फर्स्ट पाथ है, आप QA2 से QA3 पे जा सकते हो, लाइक विच इज अ 1 लेवल सीनियर, दैट इज L6 QA इन Amazon। नंबर सेकंड पाथ इज आप मैनेजरियल पाथ पे जा सकते हो। आफ्टर बीइंग इन L5 रोल यू आर ऑलवेज एलिजिबल टू गो इनटू एन मैनेजरियल रोल, तो आप QA मैनेजर बन सकते हो। एंड फर्दर मोर you can even transition to a SDM after some tenure. There is a possible transition from QA manager to SDM, and then again उसमें भी लेवल होता है, आप लेवल 5 पे हो फिर लेवल 6 पे जा सकते हो। तो लाइक इफ लॉन्ग टर्म में अगर हम कैरियर ग्राफ देखें तो वो एक हमेशा ऑप्शन है। फिर एक ऑप्शन होता है QA2 से SDET2 का, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन टेस्ट होता है, वेरी सिमिलर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन टेस्ट जो है वो फ्रेमवर्क्स बिल्ड करता है जो कि टेस्टिंग में काम आता है। तो वो कस्टमर फेसिंग नहीं होता है, बट वो हम लोग के यूज के लिए होता
होते हैं कंपनी में ताकि टेस्टिंग शुड बी द मोस्ट ऑप्टिमल, बट डेवलपमेंट वो भी करते हैं। एंड देन SDET 2 से SD का भी ट्रांजिशन कर सकते हैं अगर किसी को SDET से SD करने का मन हो, ऑल्दो बहुत सिमिलर दोनों रोल्स हैं। एंड देन एक और पार्ट होता है दैट इज टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर का, TPM का। तो क्योंकि QA में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, काफी सारी ओनरशिप होती है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करने लगते हो काफी, इसीलिए QA से TPM का एक पाथ होता है जो कि कंपैरेटिवली पॉसिबल ऑल्सो है। टाइम लगता है बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। SD2 अगर आपको बनना है तो आप QA2 से पहले SDET2 बन सकते हो एंड SDET2 से आप SD2 बन सकते हो। चारों पाथ देख सकते हो QA2 से बनने के लिए। इसके बारे में तो हमने अब समझ लिया। आप ये बता दीजिए कि आपने इंडिया से US में ट्रांजिशन कैसे किया एंड ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। जैसे अगर कोई इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड उसको US में चाहिए, लाइक Amazon में हो या कोई भी कंपनी में हो, ये पहले ट्रांजिशन कैसे होता है, कोई इंटरनल टेस्ट वगैरह देना होता है कि परफॉर्मेंस होता है, आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एंड आपका US की जर्नी कैसी रही है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ये अगेन सब्जेक्टिव है कंपनी के लिए। तो अगर आप सपोज जैसे Amazon हो या फिर किसी भी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिनका US में ब्रांच है, पहली चीज तो होती है अगर आप जिस भी टीम में काम कर रहे हो वहां पे रिक्वायरमेंट है, आइदर यू कैन गो एज एन ऑन साइट या फिर आप परमानेंट रिलोकेट कर सकते हो। तो ऑन साइट तो मोस्टली होता है कि अगर आपके कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, टाइम जोन वाला डिफरेंसेस या कुछ प्राइवेट डेटा है या जो भी है, तो उसके लिए जाया जाता है। Amazon में देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू US और एनी अदर कंट्री जहाँ पे Amazon एग्जिस्ट करता है आफ्टर बीइंग एन L5 फॉर मोर देन 1 year। सो इफ यू आर एन L5 इन Amazon फॉर मोर देन एन ईयर, लाइक सिंपली गो एंड जस्ट अप्लाई टू दैट कंपनी एंड फिर उसके बाद क्या होता है, आपको सिंपली इंटरव्यू देना है। सेम टीम में भी दे गिव यू एन ऑप्शन इफ देयर एग्जिस्ट, आप डायरेक्टली अपनी टीम में अप्लाई करके भी US की ट्रांजिशन कर सकते हो एंड Amazon विल हेल्प यू इन असिस्टिंग द होल मूवमेंट प्रोसेस, वीजा प्रोसेस से लेकर रिलोकेशन आपकी, लाइक Amazon usually takes care for that। तो मेरे केस में तो काफी स्मूथ था वो प्रोसेस क्योंकि मेरे को अपनी ही टीम में बुलाया गया था। They took care of everything। तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट लिया गया था आपसे कि किस क्राइटेरिया पे भेजा गया था, आपने मेल किया था? मुझे तो उन लोगों ने लाइक दे गेव इट अपफ्रंट, मैंने कोई टेस्ट या कुछ नहीं दिया था। आगे से ऑफर आया था कि यू वांट वी कैन रिलोकेट यू टू US। सही है। एंड लाइक ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज अगर आती है तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए आपको क्या क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो आई थिंक आप भी अभी US एक्सप्लोर कर रहे हो। तो आप ये बताओगे कि QA2 का इंडिया में सैलरी कितना है एंड US में आपका सैलरी कितना है, लोगों को डिफरेंस पता लग जाए। तो एक टेंटेटिव रेंज जो QA2 की सैलरी इंडिया में अभी वो कहीं ना कहीं क्लोज टू 25 एट अ बेस, 35 to 40 के बेस के बीच में रेंज करती है। एक लाइक टेंटेटिव रेंज है, किसी को भी कुछ भी मिल सकता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, वो इंटरनल है एक्सटर्नल है और बहुत सारे क्राइटेरियाज के बेस में होता है, वो किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। बट हाँ, मतलब आप एक ऑन एन एवरेज 25 से 35 to 40 के बीच का आपका एक बेस सैलरी ले सकते हो एंड देन उसके ऊपर आपका जो भी स्टॉक्स एलोकेटेड है। सो मैं यही बोलूंगा कि मिनिमम टू मिनिमम 30-35 का आपका CTC इंडिया में बन जाता है फॉर 1 ईयर QA2 में, और US में ये करीबन 150 से 200K के बीच में आ जाता है फॉर टेक होम है, इंक्लूडिंग योर स्टॉक्स, बोनस और सैलरी जो भी है, मतलब सारा कुछ मिला के फॉर 1 ईयर द कंपनसेशन फॉर लाइक वुड बी 150 to 200K। तो जैसे आपने बोला कि QA का इंडिया में सैलरी 30 लाख प्लस है, जो अगर आप यही चीज USA में ट्रांजिशन करते हो तो ये 1.5 करोड़ प्लस हो जाएगी। पहली चीज, हाँ, हर चीज ऐसे INR to INR में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत डिफरेंट है US में, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया की बहुत डिफरेंट है, टैक्सेशन डिफरेंट है, सारी चीजें डिफरेंट है। मैं यही बोलूंगा कि ऐसे हम एप्पल टू एप्पल कन्वर्जन कंपैरिजन दोनों है ही नहीं हमें, मतलब मैं यही बोलूंगा कि दोनों साइड में आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो कि अगर एक मीडियन सैलरी इंडिया में 10 लाख 15 लाख है और आपका 30 है तो यू आर डूइंग गुड। सेम US में अगर मीडियन सैलरी 100 है और आपका 150 तो यू आर डूइंग गुड। आई थिंक दैट इज द ओनली वे टू चेक आउट, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो आप ये बता दीजिए कि जैसे QA2 अगर किसी को ये QA लाइन में जाना है तो आप उसकी प्रिपरेशन वगैरह बता दीजिए। आपने काफी इंटरव्यूज वगैरह भी लिए होंगे, तो क्या प्रिपेयर करना चाहिए उसे? DSA प्रिपेयर करना चाहिए, सिस्टम डिजाइन पे जोर देना चाहिए, या कुछ और होता है QA रोल्स में? तो QA में ना सबसे ज्यादा मैंने जो इतने पास में इंटरव्यूज लिए हैं और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, तो लोग QA को ना बहुत ज्यादा मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग पे रखते हैं। 90% ऑफ द टाइम जब भी हम लोग किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो कैंडिडेट को हम टर्न अराउंड नहीं कर पाते। उसका रीजन एक ही होता है, या तो वो मैनुअल पे प्योरली फोकस कर रहा होता है या ऑटोमेशन। बट अगर आप किसी को QA बोलते हो, स्पेशली आप किसी लाइक अगर आप Amazon में ही एज अ QA आना चाहते हो, तो Amazon में वो देखते हैं एक ऐसा इंसान को जो कि कंप्लीट क्वालिटी को ओन कर, और जब ओनरशिप होती है ना तो उसके अंदर मैनुअल या ऑटोमेशन नहीं होता। मतलब यू आर नॉट अ मैनुअल इंजीनियर, यू आर नॉट अ ऑटोमेशन इंजीनियर,
क्यूए का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो भी आए वो कर पाए। सबसे बड़ी चीज होती है ओनरशिप, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। तो जो डिसीजन मेकिंग है ये, तो इन सब की ना ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। मैं ये बोलूंगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी है। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि क्यूए रोल है क्या, उस दिन आप इंटरव्यू क्रैक कर लो। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं यही बोलूंगा कि आप फोकस करिए समझने में कि क्यूए में होता क्या है। आप जैसे ये बता दीजिए कि जैसे अगर QA2 का ऑफ कैंपस अगर मैं दूं Amazon के लिए, तो उसके राउंड्स वगैरह कैसे होते हैं? जैसे डीएसए वगैरह पूछा जाता है? हाँ, तो काफी अच्छा सवाल है। तो जो क्यूए के राउंड्स होते हैं उसमें सारी चीजें होती हैं। उसमें आपका कोडिंग भी आता है, तो कोडिंग में आपका डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पे फोकस किया जाता है। थोड़ा सा आपका ऑटोमेशन पे भी ध्यान दिया जाता है कि आपने पास में जो ऑटोमेशन किया है, आपने सेलेनियम, एपीएम, जो भी पर्टिकुलरली फ्रेमवर्क्स यूज करे हैं, आपको वो कितना अच्छे से पता है, आप कितना फैमिलियर है उनसे। और इसके अलावा फिर आपसे मैनुअल एंड पे आपका ओनरशिप और आप किस तरीके से टेस्ट प्लान, ये सारी चीजें सोच पाते हो। हम लोग इस तरफ इस पे फोकस करते हैं। द नंबर ऑफ राउंड्स रेंजेस फ्रॉम 4 to 6 और 7, और सब्जेक्टिव है कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसने एक राउंड में ही कितनी सारी चीजें बता दी हैं, उसके बेसिस पे ये सारा डिसाइड होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं डीएसए राउंड की बात करूं तो उसको हम लोग जो है कॉम्प्लेक्सिटी में उसकी मॉडरेट बोलूंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर जितनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, बट इतना होता है कि आपको ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए कोड का, आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। ट्रीज ग्राफ तक क्यूए में बहुत कम जाता है। स्क्रिप्टिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो स्क्रिप्टिंग में एक इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है बेसिक, कई लोग होते हैं जिनको बहुत बेसिक्स क्लियर नहीं होते, सारा का सारा वो लोग ना प्री डिफाइंड यूज करने की आदत होती है, तो कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है बहुत बेसिक चीज है। इसके अलावा फिर आता है आपका एक ऑटोमेशन फ्रंट। तो ये तो मैंने जो बताया ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट आ गया। एक ऑटोमेशन में हम क्यूए की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको बेसिक ऑटोमेशन का आइडिया हो। तो अगर किसी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये मेजर राउंड होता है जो कि ऑटोमेशन कोडिंग को फोकस करता है। इसके अलावा जो बाकी राउंड होते हैं उसके अंदर टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केसेस एनुमरेशन, डीबगिंग और ओनरशिप, इस तरह की चीजें होती है क्यूए में। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजों का फंडा एक ही है। आप कितना प्रोडक्ट को समझ रहे हो, आप कितनी ओनरशिप अपने आप रखते हो, उसकी बेसिस पे आप सबके आंसर्स अपने आप ही उस हिसाब से दे दोगे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ध्यान से टू द पॉइंट आंसर्स मत दीजिए, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मतलब अगर कई लोगों को मैंने पास में देखा है कि टेस्ट केस एनुमरेशन अगर आता है, हमने बोला है कि कोई टेस्ट प्लान या कुछ है, तो वो लोग हैप्पी पाथ सिनेरियो दे देते हैं। जब ये समझ सकते हो कि क्यूए का क्या जॉब है, वो जॉब यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट के बाद आता है, तो उसमें आपको कई सारे नेगेटिव सिनेरियो, कई सारे नॉन फंक्शनल सिनेरियो ऐड करने पड़ेंगे। आपको डिवाइस कवरेज डालना पड़ेगा, आपको ऐसे बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, और आप उसको इंटरव्यू में जब लाओगे तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे आपने बोला कि बेसिक्स पे फोकस करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। जो अप्रोचेस है, अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बता रहे हो तो 2-3 और अप्रोचेस बता दो ताकि लगे कि डिफरेंट वेज में सोच रहा है। तो ये सब चीज जो है वो थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज है अगर आप क्यूए का रोल सोच रहे हो तो। एंड ये सब अगर आप देख रहे हो तो आप ये सब पे थोड़ा आप वर्क कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस। एंड आप लोग ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।